हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे हैं सभी? चलिए। जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। सुनिए भाई, तो कल जो हमारी बात थी वो कवक जगत पर चल रही थी, और कल हमने कवक जगत के कुछ इंपॉर्टेंट जो लक्षण हैं उनके बारे में बात की थी। ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट लिखिए, आज हम उसका वर्गीकरण करेंगे कवक का, और आज हमारा जो कवक जगत है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो डाल लीजिए। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। आप बड़ा एरो लगा के आप लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए। कवकों को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, फाइको माइसिटीज। सेकंड है एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियो माइसिटीज। 4 है ड्यूटेरो माइसिटीज। लिख लीजिए। चारों के नाम लिख लीजिए। ये 4 प्रकार के वर्ग हैं कवकों के। लिख लिया? सुनिए, ध्यान से आपको एक बात समझनी है कि कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, उन्हें हम 4 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला वर्ग है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज, और चौथा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है। ये 4 प्रकार के जो वर्ग हैं वो कवकों के हैं। आपको इनमें कुछ याद नहीं रखना, केवल इनके एग्जाम्पल ज्यादातर याद रखने हैं। मेरी बात समझो। कहीं आप ऐसे करें कि सर ये तो याद नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको केवल इन वर्गों के नाम याद रखने और कौन से वर्ग में कौन सा कवक आता है यह याद रखना है केवल। ठीक है, समझ रहे? उसका एग्जाम्पल केवल, क्योंकि एग्जाम में कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस कवक को एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है या फाइकोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया है। केवल यही एक ही टाइप का यहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, चलिए। तो सबसे पहली हेडिंग आप लगा लीजिए, फाइकोमाइसिटीज। नंबर 1 हेडिंग लगा लीजिए, फाइकोमाइसिटीज। इसमें हम लिखना यहां से प्रारंभ करते हैं। इन्हें शैवालीय कवक लिखना चाहें इंग्लिश में,
फंगस, एल्गी कहते हैं। नेक्स्ट, ये जलीय आवासों, नम व सीलन वाले स्थान व सड़ी गली लकड़ी तथा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अलैंगिक जनन, चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा होता है। इनके युग्मक समयुग्मकी व विषम युग्मकी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो म्यूकर, ठीक है, राइजोपस जिसे हम रोटी कवक कहते हैं, एल्ब्यूगो जिसे सरसों परजीवी कहते हैं। ये 3 एग्जाम्पल हैं, लिख लीजिए इनको। नोट कीजिए पहले, फिर इनको हम समझते हैं। एक बार लिख लीजिए फटाफट पहले ना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। लिख लिया? हाँ लिख लो आराम से ना। हाँ भाई सुनिए, अब ध्यानपूर्वक आपको क्या समझना है मैं आपको बता दूं। मोस्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे जो कवकों का वर्ग है वो है फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। फाइको का मतलब ही आप समझ लेना शैवाल से होता है। किससे होता है? शैवाल, क्योंकि शैवाल को हम फाइकस बोलते हैं, शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं ना।
तो इन्हें हम शैवालीय कवक कहते हैं पहली बात। तो जैसे आ जाए कि शैवालीय कवक किस वर्ग को कहा जाता है, तो फाइकोमाइसीटीज को, है ना, ऐसे याद रखना है। बाकी ये कुछ आपको याद नहीं रखना है ना। ये इसका स्थान आवास है जो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि फाइकोमाइसीटीज जो होते हैं वो इन स्थानों पर पाए जाते हैं, है ना। इनमें जो जनन होता है, अलैंगिक जनन, वो चल बीजाणु व अचल बीजाणु द्वारा होता है। इनका मतलब मैं आपको बता दूं कि इनमें कुछ बीजाणु जैसी संरचना बनती हैं, वो या तो खुद गति करके नई संतान बनाते हैं या एक ही स्थान पर बने रहकर संतान बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही प्रकार के इसके पास बीजाणु होते हैं, एक तो गति करने वाले और एक स्थिर रहने वाले। ठीक है, इनके युग्मक समयुग्मकी व विषम युग्मकी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि समयुग्मक और विषम युग्मक का क्या मतलब है। तो देखिए, ऐसी युग्मक मतलब चाहे नर हो और मादा हो, यदि उनकी आकृति संरचना समान है तो हम उन्हें समयुग्मक कहते हैं, और यदि उनकी आकृति संरचना कार्य अलग अलग है तो उन्हें हम विषम युग्मक कहते हैं। इसका मतलब ये मानो आप, जैसे कवक के ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, तो बिल्कुल ये एक जैसे हैं, तो हम इसे समयुग्मक कह सकते हैं, है ना। और जैसे मान लीजिए किसी भी कवक का ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है, मान लेते हैं, तो ये कैसे हुए अब विषम युग्मक। ठीक है, तो इनके जो युग्मक है वो या तो समयुग्मकी हो सकते हैं या विषम युग्मकी। अब हमारे जो युग्मक हैं मानव के, वो हमेशा ही विषम युग्मकी होते हैं। हम विषम युग्मकी है ना, देखो कैसे, ये तो स्पर्म है, शुक्राणु जिसको नर युग्मक कहा जाता है, और यह है अंडाणु जिसको मादा युग्मक कहा जाता है। तो आप बताइए इन दोनों की संरचना डिफरेंट है कि नहीं, है ना। इनका कार्य भी अलग अलग है। जैसे ये तो रहता है स्थिर मादा युग्मक और ये होता है चल, मतलब गति करने वाला। तो ये दोनों युग्मक हैं विषम, तो इसलिए हम कैसे हैं, विषम युग्मकी हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल इसके याद रखने, देखो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है। एक तो है म्यूकर। म्यूकर एक ऐसी कवक है जो फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आती है। सेकंड मोस्ट वन है राइजोपस। राइजोपस कवक को आप याद रखना, यह ऐसी कवक है जो रोटी पर लगती है। फफूंदा आपने नाम सुना होगा, फफूंदा, फफूंदी का नाम सुना है ना, तो भाई जो फफूंदी है ना वो यही राइजोपस है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। रोटी पर, सब्जी पर, अचार पर जो फफूंद लग जाती है, रोटी पर आपने देखा होगा जो बासी रोटी होती है जिन पर थोड़ी ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर आ जाती है, उसे हम राइजोपस कवक बोलते हैं। वो कौन है, कवक है। ठीक है, कवक का मुख्य जो हानि है ना वो नुकसान पहुंचाना है ज्यादातर, मतलब नहीं, फायदा भी बहुत है इसके हमारे लिए, अभी हम इसके लाभदायक प्रभाव की भी बात करेंगे, लेकिन हानियां बहुत ज्यादा है। ठीक है, रोग भी उत्पन्न करते हैं सभी में, पौधे में, जंतु में, मनुष्य में, है ना, और हमारी भोज्य पदार्थ हैं उनको भी नष्ट करते हैं ये। तो आप याद रखना, राइजोपस जो कवक है वो रोटी की कवक है, तो रोटी पर लगने वाली जो फफूंदी है वो किस प्रकार की कवक है, राइजोपस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रकार सरसों में जो रोग फैलाती है कवक, उसका एक मोस्ट वन एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कवक। यह एल्ब्यूगो कवक किस वर्ग के अंतर्गत आती है, फाइकोमाइसीटीज के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। पहले तो आप 4 वर्गों के नाम याद रखो। अब जैसे यहां आप रखेंगे इसे शैवालीय कवक कहते हैं, फिर आप केवल इस लाइन को पढ़कर यही लाइन आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम्पल केवल इनके, जैसे मोस्टली राइजोपस है, एल्ब्यूगो है, म्यूकर है। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है,
तो ये तो है हमारा पहला वर्ग जिसको हम बोल के चल रहे हैं फाइकोमाइसीटीज। सेकंड लिखिए, सेकंड है एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज लिखो इसमें, इन्हें थैली या कोश कवक सैक फंगाई कहते हैं। इनमें अलैंगिक जनन कॉनिडिया, कॉनिडिया को अंडरलाइन करना, होता है। लैंगिक जनन एस्कस बीजाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट, इनमें यीस्ट एक कोशिकीय है, बाकी सभी बहुकोशिकीय कवक हैं। बाकी सभी बहुकोशिकीय कवक हैं। नेक्स्ट, और कोई इंपॉर्टेंट? हाँ कोई बात नहीं, लिख देते हैं उनको भी। ये मृतोपजीवी व समलरागी ब्रैकेट में पशु विष्ठा पर होते हैं, समलरागी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा का आगे लिखना पादप जगत का ड्रोसोफिला, न्यूरोस्पोरा कॉमा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के आगे लिखना एंटीबायोटिक। एक पॉइंट और लिख लेना यहां पर, हाँ नहीं, मोरेल, मोरेल व बफल यह हैं खाने योग्य। ठीक है, लिख लीजिए इसको, एस्कोमाइसीटीज को, फिर इसको समझते हैं। एक बार नोट कर लीजिए इसको।
लिख लो आराम से ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो मैं आपको बताऊंगा अभी। लिख लिया? सुनिए अब दूसरा जो वर्ग है वह है एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज, अब एस्को का एस्कस का क्या मतलब होता है? थैलीनुमा संरचना। क्या होता है भाई? थैलीनुमा संरचना। एक मिनट में इस बच्चों को थोड़ा शांत करता हूं ना। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं और आजकल दीपावली का त्योहार सा चल ही रहा है ना, माहौल है ना, पटाखे वगैरह चलाते ही हैं। आप नहीं चलाते क्या हैं? हाँ चलिए सुनिए, तो ध्यान दीजिए, टॉपिक पे आइए दोबारा से। एस्कोमाइसिटीज, एस्को मतलब इसको एस्कोमाइसिटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो शब्द है ना एस्कस, उसका मतलब है एक गोल संरचना, एक थैलीनुमा संरचना। ठीक है, जो मैंने पहली लाइन में लिखाया भी है, इन्हें थैली या कोष कवक कहते हैं, मतलब थैली जैसी संरचना वाले कवक कहते हैं इसको ना। इनमें जो अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया जो इसमें संरचना बनती है उसके द्वारा इनमें अलैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन जो होता है वो इनमें एस्कस नाम के बीजाणु के द्वारा होता है, जिनकी संरचना गोल होती है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है जो मैं आपको पढ़ रहा हूं कि इसमें ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, बाकी सभी जो कवक हैं वो इसमें बहुकोशिकीय होते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ईस्ट का आपने नाम सुना होगा ना, ईस्ट का खमीर जिसको आप बोलते हैं। तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है जो कैसा है? एक कोशिकीय कवक है ना, और ये हमारे लिए बहुत काम का है ना। ईस्ट से ही हम जो अपनी एल्कोहल है ना, जिसका उपयोग हम बियर, वाइन, शराब आदि बनाने में करते हैं, वो ईस्ट से ही बनाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि ये मृतोपजीवी और समल रागी हैं। समल रागी का मतलब मैं आपको बता दूं, पशु विष्ठा पर उगने वाले, मोस्टली गोबर पर जो कवक उगती हैं वह कवक एस्कोमाइसिटीज वर्ग की होती हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सी कवक समल रागी है। समझ में आ गई बात? तो समल रागी का मतलब पशु विष्ठा पर उगने वाली कवक, तो वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं? एस्कोमाइसिटीज के। तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने यहां पर ना। तो इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एस्परजिलस है, न्यूरोस्पोरा है। अच्छा, न्यूरोस्पोरा जो कवक है इसका प्रयोग हम आनुवांशिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा करते हैं, प्रयोगों में इसका बहुत ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसे हम पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। एक ड्रोसोफिला नाम का प्लांट है और एक ड्रोसोफिला नाम की फल मक्खी भी होती है ना। तो ड्रोसोफिला जो प्लांट है उसका उपयोग भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं आनुवांशिक दृष्टि से रिसर्च करने पर, मतलब आनुवांशिक घटनाओं को देखने के लिए, उनका पता लगाने के लिए हम इस प्लांट पर अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार हम कवकों में न्यूरोस्पोरा पर अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए न्यूरोस्पोरा को पादप जगत का ड्रोसोफिला प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेनिसिलियम। तो बात को ध्यान से समझो। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पेनिसिलिन नाम की दवाई की खोज की, पेनिसिलिन नाम की दवाई की खोज की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? पेनिसिलिन जो दवाई है वो एक ऐसी दवाई है जो बैक्टीरियाओं को मारने के काम आती है। किसके काम आती है? बैक्टीरियाओं को मारने के काम आती है। बात को आप ध्यान से समझो। पेनिसिलिन एक, मैंने इसके आगे लिखा है ना एंटीबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है मतलब बैक्टीरियाओं को मारने वाली दवाई। ठीक है,
तो जैसे हम सामान्य अपने बुखार वगैरह हर रोग में मतलब यूज में ले सकते हैं, वो एंटीबायोटिक होती हैं, है ना। अच्छा, तो एक बार हुआ क्या कि एक जीवाणु पर अपना रिसर्च चल रहा था। स्ट्रेप्टोकोकस प्रजाति का एक जीवाणु था और उस पर अपने रिसर्च चल रहे थे, मतलब उसका संवर्धन हो रहा था, उसकी नई प्रजातियां उगाई जा रही थी। तो मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या किया। देखो, एक प्लेट थी और वह ऐसी प्लेट थी जो बरसों से कचरे में पड़ी हुई थी, ठीक है, कचरे में पड़ी हुई एक प्लेट थी। और उस प्लेट पर जब उन्होंने उस जीवाणु को रखा तो वह जीवाणु मर गया। बात को समझो, इसकी खोज कैसे हुई। कोई भी जो खोज होती है वो अचानक ही होती है ना। तो अपनी लैब की एक प्लेट पर, जिस प्लेट पर वो जीवाणुओं की नई संतान तैयार कर रहे थे ना, तो वह प्लेट ऐसी थी जो बहुत ही गंदगी से भरी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उस गंदगी से भरी हुई प्लेट पर ही उन जीवाणु को डाला। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि वह जीवाणु मर गए। उन्होंने फिर एक साफ प्लेट ली, उस पर जीवाणु डाले, तो वो जीवाणु ग्रो कर गए, अपनी संतति उत्पन्न की। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई आखिर इस गंदी प्लेट में ऐसी क्या चीज है जो इन जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तब उन्होंने पाया कि इस प्लेट पर पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक कवक प्रजाति थी। पेनिसिलियम नोटेटम नाम की एक कवक प्रजाति थी जो एक रसायन छोड़ती थी। उस रसायन से ये जो जीवाणु है वो मर जाते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए हमने इस पेनिसिलियम से एक पेनिसिलिन नाम की दवाई बनाई, जिसे आज हम जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों के खिलाफ दवाई बनाकर उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये पेनिसिलियम हमारे लिए बहुत काम की है। मॉरेल और बफल नाम के ऐसे कवक हैं जिन्हें हम खाने के काम में लेते हैं। किसके काम में लेते हैं? खाने के काम में। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो यह है एस्कोमाइसीटीज वर्ग। तो आज हम केवल 2 ही वर्गों का अध्ययन करेंगे, बाकी 2 वर्गों का अध्ययन करेंगे कल। तो आपको समझ में आ गया कि आपको कौन कौन से पॉइंट यहां पर याद करके चलने हैं। हर पॉइंट को आप यहीं से याद करके चलिए, ज्यादा कठिन नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मोस्ट पॉइंट, जैसे समल रागी है, इसके एग्जाम्पल है, अलैंगिक जनन है, इसको क्या कहते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको यहां से याद रखने हैं। ठीक है भाई, तो बाकी बातें करेंगे कल।